अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक और डेंटल बैठक के सेशन में ज्वाइन इन करने के लिए। आज का जो डेंटल बैठक सेशन है वो एक स्पेशल पॉडकास्ट हमने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें मेरे और डॉक्टर अहमद के टीचर, बल्कि टीचर्स के टीचर जो है ना, वो हमारे साथ आज, मेरे सुपरवाइज़र भी, इनके सुपरवाइज़र भी हमारे साथ जो है ना, वो आज हमारे मेहमान हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जिकल हैंड्स इन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, और इस वक्त जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज ए प्रोफेसर ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, डॉक्टर शहजाद वहीद कुरैशी। जज़ाकल्लाह जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, बहुत सारी बातें हम आपसे करने वाली भी हैं, बहुत सारे सवालात भी हम आपसे पूछना चाहेंगे और हम अपने नाजरीन के लिए भी पूछना चाहेंगे ज़रूर, लेकिन स्टार्ट हम ज़रा थोड़े से हल्का स्लो चलते हैं। बिल्कुल। चाय और जो है ना वो चुस्की साथ साथ चलते मैं हैं। इसलिए पानी पी रहा हूँ कि तबीयत खराब थी, बीच सर ने में टाइम दिया। स्पेशली हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर की तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी सर ने कहा कि नहीं, हम भी वैसे ढीठों की तरह पीछे पड़े हुए थे सर के कि हमने करना ही करना है, और सर को फिर हमने मना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर ने ट्रेनिंग में हमें बहुत रगड़ा है, आज हमने कहा नहीं सर आए आप। आज आपकी बारी है। नहीं, आज मैं पहली दफ़ा ना, आप मुझे देखेंगे कि मैं तमीज़ से बैठा हूँ। अच्छा सर, अब आपकी स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हाँ, आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? और सबसे पहला जो सवाल जो शायद मेरे जहन में सबसे पहले आया था जब मैंने सोचा था कि आज आपसे पॉडकास्ट करूँगा, अगर आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन या डेंटिस्ट भी ना होते तो आज आप क्या होते? बेसिकली बच्चे, मेरी लाइफ में ना काफ़ी सारे ट्विस्ट्स हैं। ऑब्वियसली मैं कुछ और ही होना था, मैंने फॉर श्योर। एक्सीडेंटली आई एम डेंटिस्ट एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, अदरवाइज़ जो मेरा पाथवे था वो किसी और तरफ मुझको लीड कर रहा था शुरू से, बचपन से, चाइल्डहुड से। तो मैंने होना कुछ और ही था, लेकिन अल्लाह चोज फॉर यू। तो वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो हम तो बहुत कुछ प्रपोज करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने सराउंडिंग्स में, लेकिन अल्लाह ताला ने भी कुछ हमारे लिए प्रपोज करके रखा होता है। तो जो वो हमारे प्रपोजल्स होते हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, और वो अल्लाह ताला का प्रपोजल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू यहाँ से होती है, जो कि हर इंसान की होती है बचपन से। आपने कहा कि चाइल्डहुड से बच्चों के जहन में कुछ ना कुछ होता है। ज़्यादातर जब मैं बहुत ही छोटा था ना जी, उस टाइम कुछ फैमिली मेम्बर्स आउट ऑफ कंट्री थे, मामू मेरे सऊदीया वगैरह होते थे। तो जब भी घर के ऊपर से कोई एरोप्लेन गुजरना तो उसको देखना, मामू जा रहे, मामू जा रहे। अच्छा, फिर देखें ना, ये चीज़ें जो होती हैं ना छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये एक्चुअल में आप इनको देखें, ये बहुत बड़ी मोटिवेशंस होती हैं। अब उस एरोप्लेन को देख के दिमाग में एक मोटिवेशन आती थी कि मैं बड़े होके पायलट बनूंगा। ये बिलीव मी, ये दिस हैपेंड विद मी। उसको देख के जो मेरी पर्सनल एक अर्ज निकली अंदर से, तो कि जी यार हवाई जहाज़ कैसे हवा में उड़ता है। अच्छा, वो मामू जाते हैं उस पर, फिर इस पर आते हैं, और मैं तो बड़े होके पायलट बनूंगा। जीडी बनना था, फाइटर बनना था? बस उस टाइम तो पायलट का ही पता था, को बाकी तो पता नहीं। वो तो बहुत बाद में जाके पता चला इसकी क्लासिफिकेशंस। तो पायलट जो है ना जी, उस टाइम वो बड़ा फैसिनेट करता था चीज़। लेकिन फिर जैसे जैसे स्कूल गोइंग हुए, थोड़ा थोड़ा सा अकल आना शुरू हो गई, आहिस्ता चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया। बड़ों ने बताना शुरू कर दिया, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने। उन्होंने कहा जी डॉक्टरी भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है भाई, इसमें मरीज़ों का इलाज करते हैं, बड़ा स्वाब मिलता है इसमें। तो फिर दिमाग पे वो भूत सवार हो गया कि जी डॉक्टर ही बनेंगे। लेकिन डॉक्टर कौन से वाला? ठीक है, क्योंकि मेरी एक इनबिल्ट एक हैबिट है कि मैं कोई भी चीज़ के बारे में ना उसको ज़रा डीप, उसको कहते हैं ना कुरेदना, डिग आउट करता हूँ कि जी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर की, फिर मैंने पूछना शुरू कर दिया डॉक्टरों की किस्में होती हैं अपने बड़ों से, भाइयों से। तो अच्छा हाँ, उन्होंने बताया भाई और इस तरह से डॉक्टर होते हैं।
फिर मैंने, मेरा क्वेश्चन था सेकंड, आई रिमेंबर आई वाज इन 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास, कि जी सबसे अच्छा सबसे टॉप का डॉक्टर कौन सा होता है। ठीक है जी, तो मैंने बताया जी जो न्यूरो सर्जन होता है ना वो टॉप का डॉक्टर होता है, बड़ा मुश्किल है ये बनना, इसका बड़ा मेरिट हाई होता है ये पलटम, क्योंकि मेरे जीन्स में है ये चीज़ कि जी हमेशा जो भी करो वो टॉप पे करो। ठीक है, सेकंड रैंक मेरी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि मेरा जो सारा एजुकेशनल कैरियर है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप पे ही रहा, पोजीशन होल्डर रहा, तो इवन के फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे कभी नहीं आया। तो जब मैंने डॉक्टर बनना था तो वो मैं कोई छोटा डॉक्टर कैसे बन जाता, तो वो भी मैंने टॉप वाला ही बनना था, तो वो मैंने मालूमात लेना शुरू कर दी। तो ये अभी स्कूल की बातें बता रहा हूँ, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 की, उस वक्त की। सर हम तो उस वक्त ये सोच रहे होते थे कि बाहर आज नान चने किसने लगाए होंगे। एग्जैक्टली या आज फलां चूरन वो लड़का लेके आया था, ना खाना गला खराब हो जाएगा ना खाना। तो हाँ, बस वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती ना। नान चने तो भाई हमने भी खाए हैं, उसके बगैर तो हम बड़े कैसे होते, नान चने खा खा के बड़े हुए हैं। लॉरी हो नान चने ना खाइए, ठीक है ना जी। तो ये तो हमारे दौर की एक बड़ी सिंबॉलिक चीज़ें होती थी, आपके बचपन की, हमारे बचपन की। आजकल के दौर में ये आहिस्ता 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 ना चीज़ें, सारी बात है ये, दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन बेसिकली, के वक्त के साथ हर, कहते हैं ना, हर डेकेड के बाद ना चीज़ें बड़ी अब्रप्टली चेंज होती हैं। तो अब तो कितने डेकेड्स गुजर गए ये मेरे बचपन से अब तक। अब तो सर बच्चे नाश्ता करने के लिए ना हमारे मतलब कॉलेजेस के, और ये अब तो मैकडॉनल्ड्स जाते हैं ना खाने। नहीं सर, मैकडॉनल्ड का भी दौर चला गया। हाँ, अब वो ब्रांडिंग हो रही है, किचननेट, मैंने नाम साइलेंट कर दी, वो डैश किचननेट और वो डैशेस किचन और वो डैश स्टेशन, एक्सपेक्टेशंस और सर उन्होंने स्पॉन्सर नहीं दिया देना, फ्री स्पॉन्सर हो गया, कट इट उन्होंने मुफ्त चलाया जा। भाई हमने आपके नाम लिए, हम तीनों का एटलीस्ट डिनर होना चाहिए। हाँ चलो, नाश्ता भी चलेगा, नाश्ता बहुत महंगा, कुछ भी चलेगा। तो अब की पौध वो उस तरफ के नाश्ते की तरफ चली गई है। अब ये जो देसी वाला मामला है ना, क्योंकि दिस हैपेंड टू मी, मेरी एक जूनियर है, उनसे मैं पूछ रहा था कि शी केम लेट टू द क्लिनिक एंड मैंने आस्क्ड हर कि आप कहीं गई हुई थी, आज आपने बताया था कि आप और लेट आएंगे, तो शी सेड कि जी वो आज नाश्ता करने गए हुए थे हम लोग ना दोस्त। मैं कहा अच्छा, अब आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम, आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। मैं कहा अच्छा कहाँ नाश्ता किया? उसने कोई ऐसे कोई फैंसी सा नाम लिया, तो मैं कहा जुबान ट्विस्ट हो गई होगी। उधर क्या खाया? ये सैंडविचेस थे, ये क्रॉसॉन था, ये फलाना था। अल्लाह अकबर, मेरे को कोई पूछे ना कि आज आपने नाश्ता क्या किया? चीके दे चने, 2 कोफ्ते, 1 गिलास लस्सी, सर नाश्ता पता तो लग के ना नाश्ता है। मेरी क्लास के ना लड़कों के बारे में मशहूर होता था पूरे कॉलेज में ना कि ये क्लास में ना 4 सालों में से इनके लड़कों ने 2 साल 4 महीने नान चने की दुकान में गुजारे। तो उनका चलो बिजनेस अच्छा चला उतने साल है। मतलब मुंडे सारे, इवन लड़कियां भी उस जमाने में मतलब सारे नान चने वाली रेस्टोरेंट पे पाए जाते थे। अब तो बच्चों को कहो ना कि यार नान चने, कहते ये क्या है, क्यों मिट्टू खराब है। बस ये भी एक ब्रांडिंग है ना, ब्रांडिंग है सर। अच्छा सर, फैशन है। अब हम बात कर रहे थे कि आपका जो टॉप का जो आपने कहा, तो वो न्यूरो सर्जन मैंने बनना था, जो मैंने एक टारगेट बचपन में सेट करा था। और उसके लिए फिर मैंने जब इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करी कि जी MBBS करना पड़ता है, डायरेक्ट थोड़ी न्यूरो सर्जन बन सकते हैं, MBBS करना पड़ता है। तो मैंने बड़े भाईजान जो मेरे, चूँकि मैंने आपको बताया मैं घर में छोटा हूँ, तो बड़े बहन भाइयों से मुझे ना बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली ना। तो उनसे मैंने पूछा जी अच्छा जी न्यूरो सर्जन बनने के लिए, जी MBBS करना पड़ता है। अच्छा MBBS करने के लिए क्या करना पड़ता है? FSC करनी पड़ती है, FSC प्री मेड करना पड़ता है। अच्छा FSC में प्री मेडिकल में भी आपने अच्छे कॉलेज से करना पड़ता है, तब मेडिकल में एडमिशन होता है। अगर आप किसी थोड़े से हल्के फुल्के से कॉलेज से करेंगे तो फिर शायद मेडिकल में एडमिशन ना हो। तो मैंने कहा जी FSC के लिए सबसे बेस्ट पाकिस्तान का कॉलेज बताएं मुझे। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, GC। मेरा अहमद इज आल्सो, मैं फिर एक नंबर से रह गया था, फादर और फैमिली सारी थी। हाँ, वो मैंने लाइक निकला, मैं 1 नंबर से रह गया था, मुझे FC जाना पड़ा। चलो आधे राबिन सर वो एक हफ्ता कर ली, कितनी जबादी ने मेरे
तो सिर्फ बुए तक होता था। खींच खूच के कहीं से किसी के पकड़ लेता एक आधा नंबर की बात थी। वो एक दो, हाँ, एक नंबर ही था। बड़ी मतलब उस जमाने में तो, हमारे आपके जमाने में तो और ज्यादा क्रेज था, हमारे जमाने तक भी शदीद था, मतलब अबे अब आके आहिस्ता आहिस्ता कम अब हो आके गया। काफी मेरा हद तक कम कम हो हो गया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ना जा पाने पे दुख नहीं था उन्हें, जीसी GC में जाने वाला पे था बड़ा ना। जीसी वाले आपने रवायत तोड़ी थी। जीसी जाने पे, वो ही ना कि लड़की पैदा हुई है तो कनेड जाएगी, लड़का पैदा हुआ है तो जीसी ओके जाएगा, जाएगा, हाँ। वो वाला सीन से। तो ना ये तो वाकई बड़ी बुरी बात थी, आपने क्यों उनकी रवायत ट्रेडिशन को मैं भी करा। धक्का लगाना। कोई बात वो शायद अपने पोते पे पूरा करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। तो जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर नंबर 1 कॉलेज फॉर FSC, तो उसके लिए जी मैट्रिक अच्छी करनी है, तो मैट्रिक अच्छे नंबरों से करनी है तो अच्छे स्कूल से करनी है, फ़ाइन। तो जो मेरे इलाके का जो सबसे बेस्ट स्कूल, जो जिस मॉडल स्कूल होता था जी, वहाँ पे एडमिशन ले लिया और सेंट्रल मॉडल स्कूल में। हमारे डॉक्टर नुमान तारिक सेंट्रल मॉडल थे सर। तो स्टार्ट था मेरा वो भी मेरे इलाके का जो बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उस जमाने में तो सबसे वो टॉप का स्कूल था। वहाँ पे मैं पढ़ता रहा। तो फिर लेकिन वही बात है ना, ये आप जब एक टारगेट सेट करते हैं तो उस टारगेट का जो एक पाथवे होता है फिर आपको उस पर चलना है। तो फिर वो मैंने स्कूल शिफ्ट करा कि जी अब स्कूल ये बेस्ट है फॉर मैट्रिकुलेशन। तो उस स्कूल में आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी टॉप शॉप करते रहे और बड़ी लीड के साथ करते रहे। मैट्रिक भी अच्छा कर लिया, टॉप हो गया, अपने स्कूल में टॉप हो गए जनाब, गोल्ड मेडल शेडल मिल गए, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप वगैरह मिल गए। तो हम चले गए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जो हमने बचपन में सोचा था कि जी न्यूरो सर्जन बनने के लिए ना गवर्नमेंट कॉलेज जाना है। पहले बार तो टॉप कर लिया, तो अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा अच्छा मेरिट बन गया, फर्स्ट लिस्ट में बड़ा नाम आ गया और एडमिशन करा लिया जी वहाँ पे। ब्राउन पैंट और वाइट शर्ट खरीद ली फिर आपने? हाँ जी, वो ये तो ब्लेजर और वो मैरून कलर का वो टाई मैरून और ब्लेजर। तो वो बड़ा अच्छा लगता है डेफिनेटली। वो एक आपके लिए ऑनर है आपका, जो वो एक यूनिफॉर्म है वहाँ, उसके लिए तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे विश फॉर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो हमें अता किया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो जो टाइम हमारा FSC का ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है, वो तो ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो कॉलेज वालों ने ऐसे हमें ग्राइंड किया, जैसे ग्राइंडर में आपने कोई सब्ज़ी डाल के ग्राइंड चटनी बना देते हैं लिटरली। तो हमारी अपनी जो भी सोचें थी ख़त्म हो गई, अपनी इधर उधर की चीज़ें सब ख़त्म, खेल कूद भी आलमोस्ट ख़त्म। उस टाइम सिर्फ पढ़ाई वो इसलिए भी ज़रूरी थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में आए क्या करने थे हम, कि जी मेडिकल में एडमिशन लेना है। और वो भी मैंने पूछ लिया था जी मेडिकल कॉलेज में भी सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है। उन्होंने कहा जी किंग एडवर्ड। अब किंग एडवर्ड का जी सबसे टॉप पे मेरिट होता है तो नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए। लग गए जी पढ़ाई करने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट बन गया MBBS का और पब्लिक सेक्टर में, नॉट इन अ प्राइवेट कॉलेज। पब्लिक सेक्टर में मेरा जो मेरिट बनना था वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का बना था MBBS में, बट आई हैव रिफ्यूज्ड। जो सारी ज़िंदगी जिसके लिए बचपन से एफर्ट करते रहे हम कि जी हमने बनना है न्यूरो सर्जन, और वो चीज़ हमें अचीव भी हो गई मेडिकल में, क्योंकि न्यूरो सर्जन बनने के लिए MBBS करना है, अचीव हो गई, टारगेट हिट कर लिया। और उस टाइम पे आई हैव रिफ्यूज टू गो इनटू द मेडिकल स्कूल, आई जॉइंड द डेंटल स्कूल। ये एक ट्विस्ट था बहुत बड़ा मेरी लाइफ का कि जी वाई आई हैव चूजन डेंटिस्ट्री ओवर MBBS और rather न्यूरोसर्जरी। मेरी हाँ मेरी एक वो एक ड्रीम था जिसको देखो मुझे करना पड़ा। मेरी एक आंटी जो है वो डेंटल सर्जन थी। शी वॉज वेरी रिनाउंड लेडी। शी रिटायर्ड फ्रॉम डेंटल हॉस्पिटल एंड डेंटल कॉलेज, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल एंड माउंट नुरेंसी कॉलेज, वहाँ से वो रिटायर हुई एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट। और शी वॉज सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ डेंटल मटेरियल्स एज वेल। काफ़ी
सीनियर, काफ़ी कॉम्पिटेंट, काफ़ी रिनाउंड। शी वॉज माई आंट। उनकी बुक भी थी। एग्जैक्टली, उनकी बुक भी है जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी आज तक वही पढ़ते गैस करें और कमेंट्स में लिखें। कैसे करें अगर आप डेंटिस्ट हैं और आपने उनकी बुक पढ़ी हुई है और सबने पढ़ी। डेंटल मटेरियल्स की। हैं। और उनका सबसे अच्छी होती है उनका नाम मैं बता देता हूँ, डॉक्टर शाहीना नुसरत बेग। शाहिना नुसरत बेग। और हमने भी उनकी बुक्स ही पढ़ी हैं। तो उनके घर में चला गया कि आंटी जी अब मुझे बताएं जी, एमबीबीएस में तो नाम आ गया, ओबियसली डेंटिस्ट्री में तो होना ही होना, क्योंकि मेरिट वाइज थोड़ा सा लो होता था थोड़ा सा हमेशा। जहाँ एमबीबीएस का ख़त्म होता है वहाँ मैं कहा जी इधर भी नाम आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, मेरा सब जगह नाम आ गया। तो जी बताएं क्या करूँ। अब उन्होंने 1-1.5 घंटा मुझे अपने घर में बैठ के मेरी ब्रेन वॉशिंग करी, क्योंकि शी वाज हरसेल्फ डेंटल सर्जन। तो उन्होंने जो डेंटिस्ट्री की तारीफ़ें शुरू करी, जो उसके मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताना शुरू करे, तो आई वाज कन्विंस्ड। और जब मैं उनके घर से उठा मैं डेंटिस्ट बन चुका था। तो मैं डेंटिस्टली A staunch believer। यस। अच्छा, अब मसला ये था कि वो जो न्यूरो सर्जरी थी ना, वो अटकी हुई थी आखिरी वक्त तक। अब मैं उनसे पूछूं कि आंटी जी मुझे ये बताएं, बनना तो मैंने न्यूरो सर्जन है, मुझे सर्जरी का बड़ा शौक है। उन्होंने कहा हाँ ओके होल्ड ऑन, डेंटिस्ट्री में आप बीडीएस करने के बाद एक स्पेशलिटी होती है सर्जरी की, वो भी बहुत अच्छी सर्जरी होती है, हम उसको कहते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। अब उन्होंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का जब डिटेल बताना शुरू करी कि मैंने जारी बात है आई वाज क्वेश्चनिंग कि जी इसमें बताएं क्या होता है। तो जो उसमें इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, इस तरह के आते हैं, उसकी ये सर्जरी करनी होती है, ये करनी होती है। जब उसको डिटेल बताई, डैट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू मी। आई गॉट इम्प्रेस्ड कि जी ये तो न्यूरो सर्जरी से भी ज़्यादा अच्छी सर्जरी लग रही है। इसमें तो जिस तरह के केसेस हम डील करेंगे इन फ्यूचर, तो एंड इट वाज फैक्ट। उस वक्त नहीं मुझे पता था ऑब्वियसली, लेकिन आई गॉट कन्विंस्ड। और मैंने जनाब सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच के डेंटिस्ट में आया था कि आई वांट टू बिकम मैक्सिलोफेशियल सर्जन, क्योंकि अब मेरा टारगेट चेंज हो गया। पहले था न्यूरो सर्जन का टारगेट, अब बन गया मैक्सिलोफेशियल सर्जन का टारगेट। अब मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनने के लिए आपको बीडीएस करनी पड़ती है, एमबीबीएस के बाद आप नहीं कर सकते इन पाकिस्तान। अब्रॉड कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं कर सकते। तो मेरा अब ये जो ट्विस्ट आया, असल में मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनने के लिए डेंटिस्ट्री ज्वाइन करी थी मैंने, डेंटिस्ट्री के लिए डेंटिस्ट्री ज्वाइन नहीं करी थी कि जी मैं शायद डेंटिस्ट ही बनना चाहता था। नो, नॉट एट ऑल। तो सो दिस हैज़ हैपेंड विद मी कि जी वाई आई बिकम मैक्सिलोफेशियल सर्जन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन rather। तो वो हम बन गए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा आगे भी एक बड़ा सा छोटा सा या बड़ा सा ट्विस्ट है कि व्हेन आई ग्रेजुएटेड एट दैट टाइम मैक्सिलोफेशियल सर्जरी स्पेशलाइजेशन, तो जो आप स्पेशलाइजेशन की एट दैट टाइम प्रोग्राम्स ऑफर्ड थे, MCPS, FCPS, MDS, ये 3 डिग्रीज पाकिस्तान में इन द फील्ड ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होती थी। लेकिन जब मैंने हाउस जॉब ख़त्म करी, और ऑब्वियसली हाउस जॉब के बाद ही मैंने ज्वाइन करना था, बिल्कुल, तो अब इसको लकीली कह लें या अनलकीली कह लें, MCPS भी उस टाइम बंद हो गई, MDS भी बंद हो गई। अब बची सिर्फ और सिर्फ ओनली वन ऑप्शन, डैट वाज द FCPS। और FCPS पूरे पंजाब में सिर्फ 2 जगह 2 सेंटर्स पे हो रही थी। एक था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरा मेरा अपना कॉलेज डी माउंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। और एट अ टाइम 2 सीटें किंग एडवर्ड में होती थी पर ईयर, और 2 सीटें पर ईयर इन डी माउंट। साल में सिर्फ 4 सीटों पे इंडक्शन होती थी मैक्सिलोफेशियल में। और नाउ यू कैन इमेजिन कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इन 2 और 4 सीटों के ऊपर अप्लाई करते थे, और उनमें से एक मैं भी था जिसका कोई रेफरेंस नहीं था सवाए अल्लाह के। तो बहरहाल कूद पड़े, क्योंकि MBBS छोड़ी थी मैक्सिलोफेशियल बनने के लिए, और अगर मैक्सिलोफेशियल में ना जाते तो फिर तो आगे अंधेरा था। ठीक है ना जी। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेके FCPS, चूँकि एक ऑप्शन सिंगल ऑप्शन बची, पार्ट 1 करा, पास किया, चले गए ट्रेनिंग लेने में, उठा के ऐसे ही, कुछ नहीं पता था।
सादे से कागज़ पे एप्लीकेशन लिखी जी, आई वांट टू ज्वाइन ट्रेनिंग इन मैग्लोफेशियल सर्जरी। सुपरवाइज़र के पास चले गए, सुपरवाइज़र ने एक दफ़ा यूँ देखा, कागज़ पकड़े, साइन कर दिया, पकड़ा दिया। मुझे नहीं पता चला एट दैट टाइम ये क्या हुआ है मेरे साथ। आई कैन इमेजिन उन्होंने देखा कैसे होगा। तो आप नाम लेना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। तो बहरहाल ये एक ट्विस्ट था कि ये मैंने आपको डिटेल इसलिए बताई कि एमडीएस की ऑप्शन ख़त्म, एमसीपीएस की ख़त्म, कि कुछ इंडक्शंस वहाँ पे भी हो जाती थी उन प्रोग्राम्स में भी ना। तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते थे, कुछ चलो वहाँ नहीं तो वहाँ हो गया, वहाँ नहीं तो वहाँ हो गया, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। तो मेरे वक्त पे ऑप्शंस भी ख़त्म। एक ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन, 4 सीटें। नाउ यू कैन इमेजिन पूरे पाकिस्तान से कौन कितना इंटेलिजेंट बच्चा आता होगा अप्लाई करने, कितने रेफरेंस वाले आते होंगे। तो ना मैं इंटेलिजेंट था ना रेफरेंस था, फिर भी इंडक्ट हो गया। ऐसा नहीं, इंटेलिजेंट वाला जो तो- शेक है वो निकाल दे। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ, ये जो है ना ये रिलेटिव होती है सारी चीज़ें। सर इंटेलिजेंस भी रिलेटिव है। इंटेलिजेंट बंदा ही हो तो हमारे जैसे स्टूडेंट आगे प्रोड्यूस करता है। हम अपनी थोड़ी तारीफ कर लिए ना। चलो माशाल्लाह, यू आर राइट। तो उस्ताद इंटेलिजेंट होगा तो हमारे तो- जैसे आएंगे ना। फैज आगे ऐसे ही चलता है। ऐसे चलता है ना। हाँ जी, ऐसे कर- ये बेसिकली ये भी सदका जारिया है। और इसका भी मैं आपको बल्कि बताऊंगा व्हाई आई हैव बिकम इन टीचिंग प्रोफेशन। तो 12 एनीवेज, तो वो जी हो गया क्योंकि अल्लाह ताला ने करवाना था, तो फेशियल में आ गए। तो ये आपका भी पहला क्वेश्चन है, उसका इतना लंबा आंसर हो गया कि डेंटिस्ट और सर मैग्लोफेशियल स्टार्ट में कह रहे थे कि मैं ना यार 20-25 मिनट में इसको खत्म। मैंने कहा सर आप शुरू हो, आपको मजा आना शुरू होगा। शुरू होगा। तो उसमें अब आप ये देखो कि चलो ये आप लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट और ये ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगी एक चीज़, पता नहीं आज हम जिंदा बैठे हैं इस तरह गपशप कर रहे हैं, कल को पता नहीं हम में से कौन यहाँ हो, इस दुनिया में कौन ना हो। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हम डिस्कस करते हैं वो अगर ऑन द रिकॉर्ड आ जाती हैं तो फॉर फ्यूचर लोगों के काम आती हैं। अगर कोई जो सुने, अगर कोई उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहे चीज़ें, उसको कोई गाइडेंस मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना जी। तो मैं तो आपकी इस एफ़र्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट किया है और करता हूँ जब आपने ये फ़र्स्ट टाइम शुरू करा, क्योंकि एक बड़ा यूनिक सा आपका आइडिया था और ये मुझे अच्छा लगा कि हमारे प्रोफेशन में पहले किसी ने ऐसा कुछ पहले नहीं ऐसे कभी किसी ने इस तरह से करा। ठीक फजूल किस्म की चीज़ें करने के लिए लोगों के पास बहुत टाइम होता बहुत है। टाइम होता है, ठीक है, देखने के लिए भी और करने के लिए भी। तो कोई पॉजिटिव काम, अच्छा काम जिसका कोई आउटपुट अच्छा निकले, को फ्यूचर हमारी जनरेशन उससे फ़ायदा उठाए, तो वो कोई हमारे प्रोफेशन के लोगों में किसी असल में एक चीज़ और भी है ना, मेडिकल डेंटल प्रोफेशन में लोगों के पास टाइम नहीं होता। ठीक है, आई नो आप दोनों माशाल्लाह बहुत बिजी प्रैक्टिशनर हो, बट आप लोगों ने फिर भी टाइम निकाला इस काम के लिए। और मैं भी आज मुझे पता है कि आपको मैंने प्रीवियसली मैंने रिफ्यूज़ करा हमने था। 10 दिन लगाए हैं सर को लाने में। तो पिछली दफ़ा आपने कहा, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैं कहा यार मैं बिज़ी हूँ, आज भी मैं बिज़ी था। 12 मैंने कहा नहीं है भैया, अब मैं बार तो बंदा अच्छा नहीं लगता। आज हमने फील्डिंग सेट कर दी थी। तो आज नहीं जान देना कितना। मैं कहा चलो आज ये काम भी करना है। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी के जो काम करने होते हैं ना वो तो करने हैं, तो इट्स बेटर कि जो अच्छा काम जितनी जल्दी हो जाए। अब अहमद ने मुझसे जब कंटेक्ट किया, मैंने इसका मैं कहा यार मैं आप रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली आई विल ज्वाइन डेफिनेटली। तो फिर मैंने आज यही सोचा, मैंने कहा यार डिले करके भी चलो महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी ले तो ही हो इकट्ठे तो बैठना ही है। ले तो ही हो जाएंगे। खींचते फिर भी ले आना। हाँ, तो बैठना तो है, तो व्हाई नॉट टुडे। तो पता नहीं आगे अल्लाह ताला ने क्या फ्यूचर में हमारे लिए रखा है, क्या नहीं रखा। तो एक तो ये हो गया जी, मैग्लोफेशियल सर्जरी में हम कूद पड़े। दूसरा जो अगर आपने पूछा था ना कि जी अगर ये ना होते तो क्या होते, तो एक मैंने आपको बताया कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, अभी क्लास 1 में होऊंगा या क्लास 1 में भी नहीं होऊंगा, तो मैंने पायलट बनना। सर ये उस जनरेशन का ना ये क्रेज था। सर राशिद मिनाज बनना चाहता हूं। हाँ, कि पायलट yes। पायलट बनना। अच्छा, ये भी चलता है यहाँ, ये क्रेज का भी एक ट्रेंड चलता है कुछ ईयर्स के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दौर में शायद मेरे साथ के सारे बच्चे पायलट ही बनना चाहते हैं। पायलट ही बनना चाहते आजकल फिर दोबारा बच्चे पायलट आ रहे हैं उस तरह। दोबारा आ गए ना। वो सर हमारे पिछले 1 साल आर्म फोर्सेस में जो कारनामे किए ना, हाँ, अब ओके, यस।
उसके बाद तो माशाल्लाह पाकिस्तान माशाल्लाह एयरफोर्स नंबर 1 एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। Definitely, हमें definitely. हमें काफी इंडियन डेंटिस्ट देखते हैं, माइंड ना करिएगा भाई, लेकिन अब क्या करेंगे, किया तो है, जो चीज सच है वो किया तो सच है, है, उनको कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। किया तो है। किया तो है, वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में। खैर, जिसको बुरा लगे वो घर पे 2 रोटी ज्यादा खाए। अच्छा सर, ये आप सर्जरी में, अब आप देखें सर, सर्जन है और काफ़ी अरसे से, एक चीज़ सर मुझे भी लोग कहते हैं, सर ने भी नोटिस किया होगा, शायद मेरे अंदर भी वो चीज़ आती जा रही है, ओवरऑल भी होती है सर, ये जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं ये अपने आप को डेंटिस्ट से कोई अलग चीज़ समझते हैं, क्यों, ये क्या वजह है? नहीं समझते नहीं है, वो होते हैं, ये वो बहुत से लगा डेंटिस्टों होते की हैं। शिकायत है हमसे, सॉरी, बहुत से डेंटिस्ट ये शिकायत करते हैं, दूसरे अपने आप में वखरी शायद सब क्यों समझते हो? लेट देम कंप्लेन, वो करने दें शिकायत, उनको उससे क्या फर्क पड़ता इतने है। सर तुसी भी मेरे वाला जुमला बोलो, जिन्होंने नहीं पसंद वो 2 रोटी वाली खा ले। खा ले। वो बात खा ले, 4 खा ले भाई, चार हमने कौन खा सा ले, सब। पाबंदी लगानी है। लेकिन देखो बात ये कि जो आपको पता है, स्टिल आज टिल टू डेट, आज की डेट तक पूरी वर्ल्ड में मैक्सिलोफेशियल इज काउंटेड एज रेयर स्पेशलिटी। सर टॉप 5 जो सर्जरीज Real ऑल specialty ओवर द है। वर्ल्ड उनमें मैक्सिलोफेशियल सर्जरी भी है। ठीक है ना, तो डेलीगेट भी पूरी वर्ल्ड में ना, मतलब मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा, पूरी वर्ल्ड में रेयर स्पेशलिटी, भाई रेयर वो चीज़ होती है जो बड़ी हट के होती है, बड़ी यूनिक होती है, ठीक है ना, और जो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। तो मैक्स फैक्स सर्जन्स जो हैं ऑब्वियसली वो रेयर स्पेशलिटी इसीलिए काउंट हो रही है कि वो आम डेंटल सर्जन से बड़े बिल्कुल हट के है। और मेरे मैक्स फैक्स ज्वाइन करने की एक रीज़न ये भी थी कि वो वाकई में एक्चुअल में वो डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन से बहुत हट के स्पेशलिटी, बहुत हट के स्पेशलिटी है, क्योंकि मैंने बनना था न्यूरो सर्जन, एक फुल फ्लैज डॉक्टर, फुल फ्लैज MBBS। और पता मैं, मेरे फादर बेसिकली जो है ही वॉज मैथमेटिशियन। मैं थोड़ा सा बल्कि आपको अपने फादर के बारे में भी बताऊंगा अभी आफ्टरवर्ड्स। तो वो मेरे अंदर चीज़ें ना बाय जीन्स जो हैं वो हैं फ्रॉम माय फादर। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ ईच एंड एवरीथिंग। यू आर अ विजुअल मैथमेटिशियन, दिस इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस फिर तो एक्चुअली। सर आप ऑर्थोडोंटिस्ट भी बड़े अच्छे बन सकते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट भी आप बड़े अच्छे बन सकते हैं, सेफ तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल होना। नहीं, वो भी मैं बताता हूँ आपको भी ऑर्थो, और ये इस पे चलो डिटेल से बात करते हैं अभी। तो मैंने उसको कैलकुलेट करा कि जी डेंटिस्ट्री, चूँकि मेरा भी कंसेप्ट यही था भाई, डेंटिस्ट्री डेंटल सर्जन तो बस वो सिर्फ दांत 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 के अलावा उनकी कोई दुनिया कोई नहीं, और कोई दुनिया नहीं। ठीक है। तो मैंने उसको पूरा एनालाइज करा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी को कि जी इसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें जब मैक्सिलोफेशियल बन जाते हैं तो आप किस लेवल पे यू आर स्टैंडिंग। तो वो किसी भी सूरत मैक्स फैक्स सर्जन जो है किसी भी मेडिकल स्पेशलिटी से कम नहीं था, बल्कि मैंने जब उसको कंपेयर करा, उसको एनालाइज करा, कैलकुलेट करी चीज़ें सारी, तो वो मेडिकल स्पेशलिटीज़ से, बहुत सारी मेडिकल स्पेशलिटीज़ से वो थोड़ा सा ऊपर ही रेटिंग आ रही थी, बेहतरी आ रही। ठीक है ना। तो आप बनने लगे हैं डॉक्टर, तो आपके अंदर एक डॉक्टर वाली फील तो आनी चाहिए, एक टेक्नीशियन वाली फील नहीं आनी चाहिए, डॉक्टर वाली फील आनी चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ आप जब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आते हैं तो ये फील आप तभी इंजॉय करते हैं, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट की बात करें या इसके अलावा आप प्रोस्थो की बात कर लें या जो भी और अदर स्पेशलिटीज़ इन डेंटिस्ट्री हैं, नो डाउट के दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके बगैर गुजारा नहीं है, फॉर श्योर, ठीक है ना। कि इवन के जो हम मेडिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेडिकल डॉक्टर्स को भी अपना अगर डेंटल ट्रीटमेंट कराना है तो डेंटल सर्जन के पास आना है, ऑर्थो ट्रीटमेंट भी कराना है, फिलिंग्स भी करानी है, डेंचर्स भी लगवाने, सारा कुछ करना है, ठीक है। दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट कि उसके बगैर आप अपनी डे टू डे लाइफ जो है वो आपकी बड़ी समटाइम्स मिजरेबल हो जाती है विदाउट डेंटल ट्रीटमेंट्स। और आलमोस्ट हर बंदे को अपनी लाइफ में कभी ना कभी डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम उसको बिल्कुल भी अंडर रेट नहीं कर रहे, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ विद मेडिकल स्पेशलिटीज़ कि अगर आपने उनके साथ अपने आप को लेके चलना है मेडिकल स्पेशलिटीज़ के साथ, तो वो फिर एक हमारी डेंटिस्ट्री की एक ही स्पेशलिटी है जो उनके साथ कम्पीट करती है, ठीक है। जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी अंडर रेटेड नहीं है,
लेकिन वो मेडिकल साइड से उस तरह कम्पीट हाँ, वो उसको आप उनके साथ कम्पीट नहीं करवा बल्कि सकते। सर अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स दे देती है उनको भी, किनको? मेडिकल वालों को भी। मेडिकल वालों को आई डोंट नो अब देती हैं क्या नहीं देती, लेकिन भारत वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे बहुत से प्रोसीजर छीन लिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी, क्योंकि मेरी तो लाइफ सारी मेडिकल वालों के साथ गुजरी। जो हमारी मैक्स फैक्स स्पेशलिटी के बहुत सारे प्रोसीजर्स जो आप बात कर रहे हैं, दे कैन नॉट डू। वो ये एक ईएनटी की और एक मैक्सिलोफेशियल की लड़ाई रहती है ना कि ये प्रोसीजर हमने करना था या आपने ले लिया, और ये नहीं, वो बड़ी डोमेन शुरू से ही ना बड़ी डिस्टिंक्ट है। वो अलग बात है, कोई बंदा ज़बरदस्ती करना चाहे तो कर ले, लेकिन इवन के ईएनटी के अंदर सिर्फ एक दो प्रोसीजर्स हैं जो कॉमन है, वेरी लिमिटेड। बाकी एंटायरली डिफरेंट डोमेन्स हैं, हर बाउंड्रीज हैं। ये पाकिस्तानी क्या, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो इस रीजन की है ना, उनकी हैबिट है कि दूसरे की डोमेन में छलांग लगाना, घुसना, अपनी डोमेन को समझना कि वो किसी तरह हाँ, somehow बस less वो- important है या बस वो अपना एरिया एक्सपैंड करना। डोमेन की बात हो रही तो सर हमारा ना बड़ा फेवरेट टॉपिक है, सर उसके बारे में बेहतर बताएंगे क्योंकि अब डेंटल बैठक की ना एक वो छेड़ है, एक छेड़ बन गई है हमारी कि हम लोग जो है स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर बड़ा बात करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने छेड़खानी की है डेंटिस्ट लोगों के साथ भी, जो कि अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर बिला वजह घसीट घसीट के फेशियल एस्थेटिक्स को बीच में डाल दिया। अब आप सोचें कि एक डेंटिस्ट जो है वो हाइड्रा फेशियल भी कर रहा है, बाल भी लगा रहा है वो साथ बाल भी लगा रहा है, वो साथ सीरम भी लगा रहा है, और वो साथ पीआरपी भी कर रहा है, और वो साथ डेंटिस्ट भी कर रहा है। तो मतलब हाउ कम अ डेंटिस्ट ऑफ टुडेज एज थिंक्स दैट डेंटिस्ट्री इज़ नॉट इनफ। आई मीन इन आवर डेज हमें तो डेंटिस्ट्री को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना। इवन स्टिल अगर अब मुझे हर चीज़ पे तो अभी तक कमांड नहीं अभी है। तक तो हम ये नहीं कह सकते हाँ जी अब बड़ा अच्छा, मैं एज ए जनरल सर्जन अगर बात कर रहा हूँ तो जनरल डेंटल सर्जन, तो मैं ये नहीं कह सकता जी हाँ जी मैं जी जनाब कमाल मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा। मेरे से तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे अभी तक जिसको कहते हैं ना हाथ के नीचे आने वाली रहती है। लोग की डेंटिस्ट्री छट छट फेशियल एस्थेटिक्स भज्जी जा रहे हैं यार। अच्छा, गुड, ठीक है। लेकिन क्यों, मतलब मतलब क्या पूछना चाह मैं रहे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जैसे आपने बात सर की उनमें ना, से काफी बच्चे आपके हाथों से भी गुजरे होंगे, खास तौर पे पिछले मुझे- 5-6 साल से जो ये मेरे students बहुत सारे हैं। स्टूडेंट्स हैं जो फेशियल एस्थेटिक्स में काम कर रहे हैं, हाँ। डेंट सर, डेंटल अब सर्जन। मतलब हम आपसे बस एक तासुर लेना चाह रहे हैं कि what do you think? न्यूट्रल आप ये Should a dentist pursue facial aesthetics as Why some not? sort? देखो, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस और नहीं होनी चाहिए। लर्निंग के ऊपर कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी लर्न कर सकता है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ सीखूं तो मैं क्यों ना सीखूं, और सीखने की ना कोई एज के साथ कोई उसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं ये हमने एक खाम खा के नॉर्म्स बना लिए हैं कि ये बंदे ने बस अब ये कर लिया तो अब इसको कुछ और नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन, क्यों भाई, अल्लाह ताला ने एक इंसान को जब पैदा करा है उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ डाल के उसको भेजा है इस दुनिया में, तो ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने एक इंसान के अंदर सिर्फ एक कोई कैपेबिलिटी डाली है, कोई खूबी डाली है, बस वो एक ही काम करेगा दुनिया में और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, वो करके उसने मर जाना है और उसके बाद उसने वापस ऊपर चले जाना। इंसान एक चीज़ ऐसी अल्लाह ताला ने स्पीशी बनाई है, ऐसी मखलूक बनाई है, ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीटास्किंग है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली इंसान मल्टीपल टास्क कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। तो अगर एक बंदे ने डेंटल सर्जरी कर ली है तो वो फेशियल एस्थेटिक्स क्यों नहीं सीख सकता? सीख सकता है। नहीं सीखने तो में उन्होंने सीख लिया, जब उन्होंने सीख लिया तो वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि ये अब आपके रीजनल पॉलिसीज़ एंड बायलॉज आ जाते हैं कि जी आपका प्रोफेशनल जो लॉज हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ओबियसली उनका भी थोड़ा सा आपको डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ता है आपकी नेशनल पॉलिसीज़ का। उनको आप बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, कि अगर आपको आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है, नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि जी आपने के पास प्रोफेशनल डिग्री इस स्पेशलिटी की है और काम आप इस स्पेशलिटी में अगर
आपका सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन लर्निंग के ऊपर तो खैर पाबंदी नहीं है, वो आप सीख सकते हैं, सीखें, ठीक है। हाँ, अब आप उसको जब सीख रहे हैं तो सीखने के लिए कहीं से कोर्सेज़ कर रहे हैं, कोई डिग्रीज़ ले रहे हैं, तो आप उसको एवेल्युएट करें कि जी मैं ये डिग्री या ये कोर्स करके क्या मैं इसको, मुझे अलाउड है इसको इम्प्लीमेंट करना, इसकी ये वाले प्रोसीजर्स करना क्लिनिकल एस्पेक्ट से। तो वो अगर आपको अलाउड है तो ज़रूर करें, ज़रूर करें। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मैंने आई हैव डन लॉट ऑफ डिफरेंट procedures, I have assisted basically cases to my professors जो कि हमारी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की डोमेन में नहीं आते, ठीक है। मैंने असिस्ट कराए और आई हैव लर्न दैम। जब मैंने सीख लिए तो अब मैं आगे कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मैंने कभी नहीं किए खुद से इंडिविजुअली, कभी भी नहीं किए, सिर्फ इस वजह से कि आते हैं, कर सकता हूँ, कि हमें अपनी लॉज, मेडिकल रूल्स काफी सर उनका हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन थायराइड कर रहे हैं, करते रहे। बच्चे बात पता क्या है, अब ये इसमें ना बड़ी वेरिएशन है। आप अगर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो एक फुल फ्लैज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है उसके उसका अगर करिकुलम सिलेबस खोल के कभी देखें ना डिटेल में, तो थायराइड उसका पार्ट है जी, ठीक है। लेकिन ये अब रीजनल आ जाता है कि जी आप किस कंट्री में, किस एरिया में बैठे हैं, वहाँ की डोमेन्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है। तो पाकिस्तान में आपका जो थायराइड प्रोसीजर्स हैं वो जनरल सर्जरी की डोमेन में उसको प्राइमरीली काउंट किया जाता है, प्राइमरीली। सर आपको लगता है कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में, यूके में खासतौर पे ओरल सर्जरी अलग है, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जी अलग है, क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में भी ऐसे? क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जो सर, क्योंकि सर ट्रेनिंग सेंटर जिस तरह हमारे पास हैं उसमें मतलब प्रॉपर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो ट्रेनिंग जहाँ होती है कुछ ही है, जहाँ प्रॉपर जैसे आप लोगों ने सीखा, ठीक है, या नहीं। ये आपकी बात बड़ी बहुत वैलिड है कि ओरल सर्जरी और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी दोनों को अलग अलग पाकिस्तान में होना चाहिए। इससे एक तो ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, यंग ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए ऑप्शंस जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी। खुल जाएंगी। कोई खुद से अगर ओरल सर्जरी में जाना चाहता है ओरल सर्जरी में जाए, कोई मैक्स फैक्स सर्जरी में जाना चाहता है वो उसमें जाए। दोनों की बड़ी क्लियर जो है डिस्टिंक्शंस हो, उनका करिकुलम बड़ा क्लियर डिवाइस्ड हो, उनके ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग वो डिवाइस्ड हो सारे, हर चीज़ अलग अलग से पूरा एक सिस्टम बना हुआ हो, तो डेफिनेटली उससे ऑप्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं ना। सर माशाल्लाह अब आप CPSP के एग्जामिनर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप ये सुजेस्ट करेंगे चीज़ इन फ्यूचर? नहीं, क्यों नहीं सुजेस्ट करूँगा, कर इसमें ऐसी क्या बात। क्योंकि हमारे जैसे सर देखे ना, कई सेंटर है जहाँ पे मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हो रही है एज अ ट्रेनिंग के तौर पे कराई जाए, लेकिन सर वहाँ पे हो मोस्टली ओरल सर्जरी रही है। तो क्या ख्याल है कि फिर उन सेंटर्स को आप मैक्सिलोफेशियल के बजाय ओरल सर्जरी में रेकग्नाइज कर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नहीं, बात नहीं। ऐसा है कि देखो, जब सेंटर एक अप्रूव्ड होता है ना, और वो जिस स्पेशलिटी के लिए हुआ है अप्रूव, वहाँ पे इसका मतलब है वो चीज़ हो रही है जिसकी बेस पे वो अप्रूव हुआ है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने जिस फ्रेम ऑफ टाइम में उसको वैल्यूएट करा, ऑब्ज़र्व करा, देखा, या आपका इंटरेक्शन हुआ, आपका एक्सपीरियंस हुआ, उसमें आपने शायद उस टाइम फ्रेम में वो ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे होंगे, मैक्स फैक्स वाले नहीं हो रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मैक्स फैक्स सेंटर में मैक्स फैक्स प्रोसीजर्स हो रहे हैं। ये हो सकता है किसी जगह पे कम हो रहे हैं, किसी जगह ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ऐसा नहीं है कि जी अप्रूव मैक्स फैक्स के लिए हुआ है और काम सिर्फ वो बिल्कुल माइनर सा ही हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं होता। सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। लेकिन इट्स अ गुड सजेशन सॉरी कि हम इसको डोमेन जो है इंक्रीज़ क्यों नहीं करते। आप चले जाए ना, ये जो आपके सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एक प्रोसीजर के ऊपर उन्होंने सुपर स्पेशलिटी बनी हुई है। सुपर स्पेशल। तो सर सर्जरी में भी सर सुपरा सुनते हैं कि आ रही है आ जाएगी इंशाल्लाह। बस वो ज़रा पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ थोड़ी सी आराम से आती है। जैसे तब्दीली आ रही थी इस तरह मेरे ख्याल इधर भी उसका हर चीज़ फ्रेमवर्क तैयार है, करिकुलम तैयार है, सेंटर अप्रूव्ड है, हर चीज़।
तो आपको पता है 11th आवर तक कुछ ना कुछ हर्डल्स बीच में आ जाती हैं, क्योंकि ऑफिशियल है हर चीज़, तो अप्रूवल्स में कुछ टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। और भी आहिस्ता आहिस्ता एक आ गई ना, तो एक वो बेंचमार्क सेट हो जाता है, और फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 फिर आना शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता होता है टाइम टेकिंग। पता नहीं हमारे होते हम कितनी सुपर स्पेशलिस्ट देखते हैं, या हमारे बाद के लोग देखें शायद। ठीक है ना जी। सर मैक्सिलोफेशियल के बारे में तो हमने काफ़ी बात कर ली, और लोग अब क्योंकि जनरल डेंटिस्ट बहुत देख रहे हैं हमें, तो वो आपकी डेंटिस्ट्री का सफ़र और टीचिंग का सफ़र के बारे में सुनना चाहेंगे। तो डॉक्टर आहत जो है ना, वो तो ख़ास तौर पे सुनना चाहेंगे। वो लगा ये आपस में लगे ने आपस में लगे ना, मैं उधर नहीं मैं लिखाई जा रहा लिखा रहे। ये भी वैसे अच्छी बात है, आप लगे ना, मैं क्यों खाई जा रहे हो, बोलो। अच्छा सर, शुरू करते हैं। जैसे आपने, अब हर किसी का अपनी अपनी पहली सर्जरी होती है, पहला दांत निकालते हैं। आपने जो पहला दांत निकाला था, मुझे तो अपना पहला दांत याद है, आपको भी अपना पहला दांत याद है? मुझे पहला दांत आपने निकलवाया था। मुझे अपने पहले दांत याद हैं काफ़ी सारे। जो आपने एक ही दिन में मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करी थी, जो फर्स्ट डे ऑफ माई। सर हाथ कांपा था? नॉट एज सच। नॉट एज सच, मतलब एनेस्थीसिया पहली दफ़ा पकड़ते हुए को हाथ थोड़ा सा डोल जाता है या कोई? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं उस तरह से कि मेरी टांगे कांपी हो, हाथ कांपे हो, और कांपे टांगी हो या टांगे कांपी हो। कुछ नहीं कांपा टांगा, लेकिन कर लिया। कर लिया। मैं सर का एक वाकया आपको सुनाता जाऊँ। मैं ना हाउस जॉब में था, तो 2:45 हो रहे, मैं सर्जरी में हाउस जॉब कर रहा था। अब सर मेरे पोस्ट ग्रेड के भी सुपरवाइजर हैं, अंडर ग्रेड में भी मेरे टीचर थे। तो अब मरीज ना काफ़ी ज़्यादा 7-8 पीछे पड़े हुए थे, रश तो लग गया। रश लग गया। अच्छा, अब हम परेशान, हमारी काम पे टांगी ये ना क्या करना है। ठीक है, अब मैंने कहा, मैं भागा गया, मैं कहा सर ये जो इतने सारे बैठे इनका क्या करना है। सर ने कहा भाई एक काम करो सारे, मैं था, मेरे 2-3 क्लास वाले सारे ने एल ला दो इन्होंने। सर हमने ना सारे 7-8 थे ना, लम्बे पा ले। तो आप हाउस जॉब में था सर। तो सर ने सारे ना, बल्कि फाइनल ईयर में था शायद, तो फाइनल ईयर में था, लटा लिया सबको ने एल लगा दिया। अब 7-8 और सारी 8 थर्ड मोलर लोअर। अब एल लगा के मैंने कहा सर लग गया। कहते अच्छा। सर ने ग्लव्स पहने, पहले के लिए टक, ग्लव्स उतारे, दूसरा टक, ऐसे लगे जैसे सर ना 7 अप की बोतल खोल छोटा वाटर चल रहा है। ठीक है, वो लिटरली 8 मरीज लिटरली 5 या 6 मिनट में टक 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 सारी बोतलें खोल गई। इंस्ट्रूमेंट कौन सा जादुई था? सर को ना वारविक जेम्स से बड़ा प्यार था। सर ये मैंने भी सुना है। आपको और वारविक जेम्स का क्या ये टक टक? हमें बड़ा फील लगा, आपको वारविक जेम्स बड़ा पसंद था। क्यों? हर किसी सर्जन का ना कोई फेवरेट जरूर होता है। हाँ, जो वो एक्सोडोंशिया करते थे ना, पता नहीं आपने नोटिस किया ना, किया हमने किया था, आपके ना फौरन नहीं एक आवाज आती थी, वारविक जेम्स लिया। नहीं, इसमें कोई ख़ास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात ये होता है कि आप जिस चीज़ के लिए आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना, वो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है, बेशक वो दूसरे के लिए वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। वारविक जेम्स मैंने दूसरे अपने फेलोज़ को बहुत कम यूज़ करते देखा है, जो मेरे इवन के इतने इतने सीनियर फेलोज़ हैं। ठीक है, मेजॉरिटी फेलोज़ जो यूज़ करते हैं वो कोपलेंट्स, या जिसको आप स्ट्रेट एलिवेटर्स कहते हैं। मेजॉरिटी 99% ऑफ डेंटल सर्जरी पीपल जो है वो दे यूज़ स्ट्रेट एलिवेटर्स ना, वो उसी से ही। तो उनका शायद जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ना, आपका हाथ सेट हो जाता है ना, उनके लिए फिर वो चीज़ आसान हो जाती है। तो आई डोंट नो, मैं अनइंटेंशनली शायद ये दिस हैपेंड कि जी मैं वारविक जेम्स यूज़ करता उसके ऊपर मेरा हाथ सेट हो गया, और वो आपके लिए वो आसान हो जाती है। आपका जो इन्फ्लुएंस है ना, वो आपके स्टूडेंट्स में, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे भी क्लिनिक के ऊपर जो दूसरी आवाज़ लगती है वो हमेशा वारविक नहीं लगती। वारविक जेम्स हम सबका ही ना वो एक वो डियर वन बन गया, डियर वन बन जाता है। ये आपने चलो एक चीज़ याद करा दी कि मेरे जो टीचर्स या सीनियर्स थे ना, मैंने उनको वारविक जेम्स यूज़ करते नहीं देखा इस तरह से। शायद एक आध दफ़ा देखा हो, तो मतलब मैंने उनसे नहीं देख के मैंने इंस्पायर होके नहीं मैंने कोई सीखा कि जी वो करते थे तो मैंने भी उनसे सीख लिया। वो भी स्ट्रेट एलिवेटर्स का ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ करते थे। ये मैंने ही खुद से ही इसको यूज़ करना शुरू करा, और मैं उस पर बड़ा मैं कंफर्टेबल मैंने फील करा कि भाई ये तो इट्स क्वाइट गुड।
अच्छा सर, बात करते हैं आपकी टीचिंग के हवाले से, आपके कंट्रोलर एग्जामिनेशन की तरफ भी। इस वक्त आप माशाल्लाह एग्ज़ाम ले भी रहे हैं और बच्चों को मैंने सुना आजकल आप बहुत अच्छे तरीके से पास भी कर हमारे रहे भी हैं। कंट्रोल एग्जामिनेशन आप ही हुआ करते थे, तो BDS साइड से, बीडीएस वाली साइड पे। कंट्रोलर नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ, सॉरी, बीडी हमें तो हमारे लिए तो बीडीएस की कंट्रोल एग्जामिनेशन आप ही थे ना। सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन तो मैं फ्रॉम डे वन व्हेन आई ज्वाइंड दिस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, डे वन से मैं साडी यूएमसी तो ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। Sorry? मैंने कहा हमारी यूएमसी तो आप ही बनाते थे ना। यार तुम्हारी कब बनाई मैंने? नहीं, वो तो हमारे बच्चों की, मतलब मैं तो सर, मुझे तो आप स्टेज पर जाके बैठा देते थे, नहीं ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ दीवार ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ करके। हाँ, मैं नहीं तो देखो cheating वो गुनाह का मौका ही नहीं देते थे। डैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, कि आपके पास एक लॉट है, आपने उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो सर व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस दैट यू सी आजकल के स्टूडेंट्स में, जो क्योंकि अभी भी आपके पास जो जेन जी आई हुई है, एक जी आपके पास मौजूद है, और हम मिलेनियल्स भी थे आपके पास। मिलेनियल्स भी आए आपके पास, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चेंज आर यू सीइंग इन स्टूडेंट्स ओवरऑल? क्या पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उनमें? हो नहीं रहा, हो गया है बहुत ज़्यादा, हेल ऑफ अ डिफरेंस। और मैं इसको नॉर्मल चेंज कहूँगा, मेरे लिए अब नॉर्मल चेंज नहीं है। क्योंकि देखो चेंज होना बड़ा ज़रूरी है, वरना एक ही सेम पेस के ऊपर आप नहीं चल सकते, ये नेचुरल लॉ नहीं है, ठीक है। नेचुरल लॉ है एवोल्यूशन का और चेंज का। हर वो कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जी हरकत में बरकत है, हरकत होती रहनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, चेंज होती रहनी चाहिए, उसमें ही बरकत भी होती है, ठीक है। वो जो जनरेशन्स के साथ चेंजेस आ रही है ना, वो क्वाइट नॉर्मल है। उसमें सिर्फ जो चेंज आ रही हैं वो प्रायोरिटीज़ की चेंज आ गई है। आजकल की जनरेशन्स की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। आप लोग जब होते थे, आप लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और होती थी, और आपसे पहले हम लोग थे तो हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। वो जो मैंने आपको भी अपनी सारा किस्सा घंटे में सुनाया कि जी बड़े होके पायलट बनेंगे, बड़े होके न्यूरोसर्जन बनेंगे, तो यही फोकस होता था। आजकल मेजॉरिटी की बात हो रही है ना, मेजॉरिटी के एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आजकल की जो जनरेशन, इनको आप XYZ जो मर्ज़ी नाम दे लें, ये तो नाम ही है ना, तो इनकी प्रायोरिटीज़ में ये नहीं है कि जी इन्होंने डेडिकेशन के साथ न्यूरोसर्जन बनना है, इन्होंने डेडिकेशन के साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनना है, तो वो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। अब इनकी जो प्रायोरिटीज़ में है ना कि जी कुछ भी बनना है बस, ठीक है, पैसे आ जाए बस, कुछ भी बनना है। क्योंकि मैं जब अपने स्टूडेंट्स से थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, जर्नलाइज्ड डिस्कशन, तो उसमें मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यही होता है कि जी आप डेंटिस्ट्री में क्यों आए? तो उसमें 99% स्टूडेंट्स के पास दे हैव नो प्रॉपर आंसर कि क्यों आए। उन्होंने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन ही नहीं की हुई, उन्होंने अपने टारगेट्स डिफाइन ही नहीं किए हुए, तो वो ऐसा फील होता है कि वो धक्के से आ गए हैं, शायद बस एक ज़बरदस्ती आ गए हैं, या किसी ने ज़बरदस्ती उनको पुश कर दिया कि भाई जाओ डेंटिस्ट। भेड़ चाल रहा है ना सर, भेड़ चाल बन गई एक तरह ठीक से। है ना, यानी उनको अपना फ्यूचर डिफाइंड ही नहीं है कि भाई डेंटिस्ट्री में आ तो गए हैं, अब डेंटिस्ट्री में क्यों आए थे, क्या करने आए थे, फ्यूचर में क्या सोचा था कि डेंटिस्ट बन के ये करेंगे या डेंटिस्ट बनने के बाद ये करेंगे, ठीक है। तो वो मेजॉरिटी पीपल की बात, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे आर नॉट क्लियर बाय द गोल्स, दिस इज द मेजर तो डिफरेंस। आप लोग थे ना, तो आप लोगों को पता था भाई हमारा ब्रेड एंड बटर ये है, हम आप डेंटिस्ट में आ गए हैं, माँ बाप ने इतने पैसे लगाए हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमने अब डेंटिस्ट्री को, आप लोगों ने एक सोचा हुआ था, डिसाइड करा हुआ था कि जी हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको एज ए कैरियर लेके चलना है, ठीक है। और वो आपने किया भी ना उसको, माशाल्लाह, नाउ यू आर सक्सेसफुल इन योर कैरियर, इन योर प्रोफेशन। ये जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था ना, वो इसके साथ थोड़ा सा टाई अप होता है, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस वाला। हाँ, कि ये बच्चे जो है डायरेक्शन लेस हैं। तो इसीलिए जब ये डिग्री तो कर लेते हैं, आ गए हैं प्रोफेशन में, डिग्री तो हो ही जानी है, ठीक है। अब देर सवेर जैसे भी यार डिग्री हो गई, चूँकि डायरेक्शन लेस थे, टारगेट ओरिएंटेड नहीं थे, तो कोई फेशियल एस्थेटिक्स में जा रहा है, कोई बोटॉक्स लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लेज़र थेरेपी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
कोई मुंह कुछ तो नहीं भाई कर रहा है। हाँ कुछ नहीं, तो भाई तुम डेंटिस्ट्री में क्यों आए थे? ये क्योंकि सर इसको अब इस लेवल को पाने के लिए देर आर मल्टीपल अदर वेज, और उनको उसके जरिए से आप ये काम जो काम अब वो ये कर रहे हैं ये उसके जरिए से भी कर सकते हैं। तो व्हाई डेंटिस्ट्री देन? दैट वाज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन बैक देन। मतलब व्हाई टू वेस्ट टाइम इन सच प्रोफेशन, सब सच नोबल प्रोफेशन, और वो भी इतना लेंथी टाइम ड्यूरेशन आप इतना क्यों lengthy waste time कर रहे सर हो? आपको क्या लगता है कि सर जैसे हमने ना इन खास तौर पर पिछले कुछ सालों में ना 10-12-15 सालों में, मेरे बल्कि 2 क्वेश्चन है इस मामले में। एक ये पिछले 10-12 सालों में ना हमने डेंटिस्ट्री को, आपने क्लिनिकों के भी नाम देखे होंगे और उनके टैगलाइंस भी देखे होंगे, इट्स ऑल अबाउट स्माइल बना दिया गया है। ठीक है, डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्माइल, कॉस्मेटिक, मतलब इवन डेंटिस्ट्री के अंदर भी कॉस्मेटिक, स्माइल, और मतलब क्लिनिक भी ना फोकस, मतलब व्हाई नॉट द फंक्शन और पेन की तरफ हमारा इतना फोकस क्यों है? हम ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं स्माइल को इतना ज्यादा? हमारा तो मेरा ख्याल है कि किसी की पेन रिलीव कर देना स्माइल और सबसे ऊपर है। पेन पे फोकस क्यों नहीं है, फंक्शन पे फोकस क्यों नहीं है? जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। पेन दिखती नहीं है, महसूस होती है। पेन दिखती नहीं है लोगों को। अब मैं, आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब है, अब इस कैमरे शायद मेरी पेन को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं फ्रॉम लास्ट मोर देन 36 आवर्स शदीद सीवियर पेन के अंदर हूँ, जिसकी वजह से 36 आवर्स से मैं 1 मिनट के लिए सो भी नहीं सका हूँ। वो पेन ने मुझे, आफ्टर टेकिंग सो मच मेडिसिन, पेन इज स्टिल देयर अभी, बल्कि आपको पता आते साथ ही मैंने पेन किलर खाया। तो पेन जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। स्माइल दिखती है, दिखती है। ठीक है, तो आप दिखने वाली चीज़ें बेचेंगे तो नहीं काम चलेगा, आपकी रोटी रोजी चलेगी। फिर हमारे जो डेंटिस्ट हजरात है फिर गुस्सा भी करते हैं कि हमें डेंटिस्ट्री को इजी लिया जाता है, मेडिकल साइड हमें वैल्यू नहीं करती। तो शायद कहने की ये वजह भी, तो हम खुद भी इसको इस तरह हमने इसको बस एक, हमने अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा खुद से ही उसको थोड़ा सा लेट डाउन करा हुआ है, जिसको पंजाबी में कहते हैं मट्ठा रख के चढ़ता है। अपने प्रोफेशन को आपने खुद एलिवेट करना होता है, उसका स्कोप भी आपने खुद बनाना होता है। स्कोप पहले से एग्जिस्ट नहीं, स्कोप कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं, बट स्कोप आपने अपना खुद, हर बंदे ने इंडिविजुअली अपना स्कोप खुद ही बनाना होता है। अच्छा सर, कमिंग टू द वेरी लास्ट लेग ऑफ द होल सेशन, आज अगर डॉक्टर शहजाद वहीद कुरैशी आज एफएससी प्री मेड कर लिया, या चले एफएससी भी नहीं, आज वो वापस मैट्रिकुलेशन करके अभी फ्री बैठे हुए हैं, तो वुड ही डू ऑल दिस ऑल ओवर अगेन? वो पूछना चाह रहे हैं कि आप खुश हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज करंट सिनेरियो के अंदर क्या आप ये दोबारा सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं जो अभी तक माशाल्लाह आपने अचीव किया? अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को एलेबोरेट करें कि जब मैं डेंटिस्ट्री में आया तो आज की डेट में क्या मुझे सर्कमस्टांसेस वही वाले मिलेंगे या आज की डेट वाले मिलेंगे? आज की डेट अगर तो आज की डेट वाले सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस में मुझे सरवाइव करना है तो शायद मैं डेंटिस्ट्री को दोबारा ज्वाइन ना करूं, क्योंकि सर इससे एसोसिएटेड वो बहुत सारे वालिदैन हैं जो इस वक्त हमारे क्लिनिक्स पे भी आते हैं, बहुत सारे हमसे भी बहुत सारी बातें करते हैं कि हम अपने बच्चों को डेंटिस्ट्री की तरफ लाना चाहते हैं। डेंटिस्ट्री प्रोफेशन मेरे नज़दीक, अगर देखें, मैं ये थोड़ा सा इसको आप गलत परसीव ना कर कीजिएगा, डेंटिस्ट्री की अगर मैं रेटिंग करूँ ना, मेरे नज़दीक डेंटिस्ट्री स्टिल, मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में स्टिल एट टॉप। यस, ठीक है, स्टिल एट टॉप डेंटिस्ट्री। और इंटरनेशनल रेटिंग में भी ऐसा ही है कि मेडिकल जितने भी अंडरलाइड हेल्थ साइंसेज हैं ना, उसमें डेंटिस्ट्री टॉप पे ही आती है, क्योंकि ये सुनियारों वाला काम है, ठीक है, ये लोहार वाला काम है। डेंटिस्ट का लाइफस्टाइल भी दूसरे प्रोफेशनल से इंटरनेशनली तो बेहतर आप होता है। सिर्फ देख लें कि लोहार में और सुनियारे में जो डिफरेंस है, लोहार में और सुनियारे में जो डिफरेंस है, वो बाकी स्पेशलिटीज़ में और डेंटल सर्जरी में वो डिफरेंस है। बड़ा माइन्यूट काम, बारीक काम, सेंसिटिव काम, टेक्निक सेंसिटिव काम, और एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो रेटिंग मेरी उससे बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। आपने मुझसे एक पर्सनल क्वेश्चन करा कि मैं क्या दोबारा, तो वो मैं अब उसकी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि लोग इसको मिसपर्सीव ना करें। बिल्कुल, डेंटिस्ट्री एक मैसेज मैं साथ दूंगा कि ज़रूर ज्वाइन करें भाई, वो एक टॉप रेटेड एक प्रोफेशन है आपका, टॉप रेटेड है, तो वाई नॉट टू ज्वाइन इट, बिल्कुल ज्वाइन करें।
ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी आपके दिमाग में ये सोच है कि जी देखो आप खुद तो कर ली, अब शायद दूसरों को, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा किसी को नहीं, उनको बल्कि मैं मोटिवेट करूँगा कि ज़रूर आए, ज़रूर आए। ठीक है। और मैं करता हूँ ये, मेरे इट्स माई हैबिट, ठीक है। लेकिन पर्सनल रीजंस ये हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वेरी स्पेसिफिक पर्सनल रीजंस हैं कि मेरी एक हैबिट है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसको बड़ा पीक पे उसको करके, जो उसमें उसकी सारी इची बिची जो होती है उसको सीख के, लर्न करके, उसको यूज़ करके, देन आई मूव टू द नेक्स्ट लेवल। डेंटिस्ट्री कर ली, सीख ली, ठीक है, डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन भी कर ली, कंसल्टेंट भी बन गए, सारा कुछ कर लिया, जो इसमें जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, टीचिंग में भी आ गए, सारा कुछ कर लिया। अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहूँगा ड्यू टू माई हैबिट, ड्यू टू योर हैबिट, ओके, ठीक है, कि अब कोई ऐसा प्रोफेशन शायद मैं चूज़ करूँ जो जिसका मुझे कुछ नहीं पता और मैं उसके अंदर जाऊँ, उसको सीखूँ, लर्न करूँ, उसको इम्प्लीमेंट करूँ। ये जस्ट ड्यू टू माई हैबिट, पर्सनल परसेप्शन। पर्सनल। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपके साथ है सर, ये बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, मतलब ये डेंटिस्ट्री का ना सबसे If I could कंट्रोवर्शियल answer, सर most welcome. नहीं सर, वो दूसरे वाले नहीं मैं पूछ रहा, वो मैं भी नहीं जवाब दे सकता, आप भी नहीं दे सकते, दोनों के लिए मसला है। अच्छा सर, ये जो एक ना पूरी हमारे डिफरेंट डेंटल हॉस्पिटल्स में एक ना दो पार्टियां आपस में पंगे में रहती हैं, एक ऑपरेटिव और एक सर्जरी, इनका क्या है आपस में? मतलब ऑपरेटिव वाले सर्जरी वालों से खुश क्यों नहीं रहते और सर्जरी वालों को फिर ऑपरेटिव से फिर मसले रहते हैं? आपको क्यों लगता है? मुझे लगता है शायद हमारी ना कॉलेज में मसला है, मैंने आगे जब 2-3 जगह काम किया ना, हर जगह ऑपरेटिव सर्जरी का फटा चल रहा है, क्यों? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे नज़दीक फड्डा तो नहीं कह सकते कि जी कोई लड़ाई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ज़रूर हो जाता है कि वो फिर प्योरली डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ आ जाती है ना इसमें, कि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स एंड डीलिंग विद द पेशेंट्स। उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है कि जी एक डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जी हमारी अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसीज़ हमने ये पेशेंट करना है, ये नहीं करना, तो इस तरह ही दूसरे डिपार्टमेंट वाले, उनकी भी कुछ पॉलिसीज़ होंगी, वो कहते होंगे जी हमने हमारी डोमेन में ये चीज़ आती है, इस तरह के केसेस आते हैं, इस तरह के केसेस नहीं आते। तो वो कुछ जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं ना, बॉर्डर लाइन केसेस, रौला उन्हीं पे पड़ता है कि जी ना वो प्योरली उस डिपार्टमेंट की डोमेन में जा रहे हैं, ना प्योरली इस डिपार्टमेंट की डोमेन में जा रहे हैं। तो वो जो अब रोलिंग स्टोन बन जाता है ना मरीज़, उस डिपार्टमेंट में जाओ, कहते हैं जी उधर जाओ, उधर वाले कहते हैं जी उधर जाओ। इसकी वजह से वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप जिसको कह रहे हैं कि जी वो फड्डा है, ये है, वो है। सर वो सर्जनों को ना मोस्टली लगता है कि हर दांत बच सकता है ये उल्टा सा है, वो कहते हैं इन्हें बचा लो, तो ऑपरेटिव वालों के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो ना हल्का सा कोई थोड़ा सा सीन इधर उधर हो जाए ना, कहते हैं रेफर टू सर्जरी फॉर एक्सट्रैक्शन। अच्छा चलो, आपने क्योंकि नाम लिया है कि जी सर्जरी और ऑपरेटिव, तो मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर सर्जन कह रहा है कि जी दांत बचाएं, तो वो दांत बचाते क्यों नहीं है? वो कहते हैं हमारी नहीं, एक अब हम वो प्रिमिटिव दौर की डेंटिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। देखो जब डेंटिस्ट्री स्टार्ट हुई है ना पाकिस्तान में, मैं तो ऑब्वियसली बाहर की डेंटिस्ट्री का मेरा एक्सपोजर नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ। पाकिस्तान में जब डेंटिस्ट्री इवॉल्व हुई है और स्टार्ट हुई है, उस टाइम आपके पास गैजेट्स नहीं थे, मटेरियल्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, बिल्कुल प्रिमिटिव दौर में थी आपकी डेंटिस्ट्री। गिनती के 1-2 मटेरियल्स थे जो आप हर जगह यूज़ करते थे, 1-2 ही प्रोसीजर्स थे, ठीक है ना। और उस टाइम पे बल्कि मैं आपको एक प्रोवर्ब सुनाऊंगा जो मेरे बुज़ुर्गों ने हमें बताया था, जो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री में एक मशहूर हुआ था, अखराज दंदा इलाज दंदा। इसका मतलब ये है कि उस दौर में प्रिमिटिव डेंटिस्ट्री में किसी को दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी वजह से, कोई डिजीज़, कोई पेन, को कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू द डेंटल प्रॉब्लम्स, तो उसका इलाज एक ही होता था, दांत को इखराज कर दे, यानी कि एक्सट्रैक्शन कर दे, निकाल दे, ठीक है। तो भाई अब तो हम आगे आ गए हैं, इट्स 2026,
ठीक है, ये को 1817 में नहीं बैठे हुए हम कि जी बस दांत निकालते तो सब कुछ। तो अब आपके पास इतनी ज़्यादा इनोवेशंस हैं कि आपको दांत को हर तरीके से बचाने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मटेरियल्स अवेलेबल हैं, टेक्निक्स इवॉल्व हो चुकी हुई हैं। अगर इसके बावजूद हम दांत को नहीं बचाते तो मेरे नज़दीक तो ये एक क्राइम है, क्योंकि दांत आपकी बॉडी का एक लाइफ पार्ट है, और अगर आप उसको बचा सकते हैं और बचाने उसके बावजूद आप उसको एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं तो वो तो एक क्राइम है। उसकी हमेशा फर्स्ट ट्राई होनी चाहिए कि दांत को सेव करें, और आपकी ट्राई करने के बाद अगर वो सेव नहीं हो रहा देन यू गो फॉर द एक्सट्रैक्शन। दिस इज़ द रूल। नहीं सर, अब इसको कुछ लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं, कुछ नहीं कुछ करते। नहीं सर कभी नेक्स्ट टाइम हमारे पास अगर डॉक्टर सलमान अशरफ आए, सर हम आपको ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे हमें, तो हम उनसे ये पूछेंगे उनकी साइड ऑपरेटिव वाले इस बारे में। हाँ, उनकी ओपिनियन भी मैटर करती है, लेंगे इंशाल्लाह। Thank you very much for joining us today in such an interesting podcast with Dr. शहजाद वहीद कुरैशी। उम्मीद है आप सबको ये वाला पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और कुछ अगर सवाल अगर आप पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर शहजाद से तो ज़रूर हमें बताइए, हम उनसे दोबारा भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम ढीठ आदमी और हम का पीछा नहीं छोड़ते, तो हम फिर भी उनको तो थोड़ी देर के लिए खींच के ला सकते हैं, ये ऐसे ही पहुँच जाएंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईद की आमद है, और हम आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर शहजाद की तरफ से, हमारे एडिटर मिस्टर हमज़ा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं पेश की। और उम्मीद है आप सब ने अपना अपना अच्छा जानवर ले लिया होगा। अगर नहीं जानवर लिया तो नहीं कह सकते, गुज़िश्ता ईद मुबारक भी कहना पड़ सकता है। हमज़ा ने एडिटिंग करनी है, टाइम लगेगा। चलो डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप ईद के बाद देख रहे हैं तो गुज़िश्ता, और अगर आप पहले देख रहे हैं तो पेश की ईद। अगर पहले देख रहे हैं तो अपने सब लोग दांत तेज कर ले और इन 2 हज़रात के पास आके दांत तेज करवा लें बड़ी ईद के लिए। देखो मरीज सबसे बड़े बंदे ने साडे रेफर करते आओ भाई इतने सारे। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप लोगों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करा है ये सिस्टम, ताकि इससे लोगों को ना बेसिकली एक बड़े लाइट मूड में अवेयरनेस प्रोग्राम है आपका, तो बहुत सारे लोगों को इससे इस्तेफादा हो जाएगा इंशाल्लाह, होपफुली। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इंशाल्लाह अगले बैठक सेशन तक दोबारा हमसे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और पेश की या गुज़िश्ता ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।